दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए वैद्य जी से कुछ और जानकारी लेते हैं कि हम कैसे निरोगी रह सकते हैं। तो वैद्य जी, मेरा अगला सवाल कि त्रिफला तो आपने हमें बताया कितना लाभकारी है हमारे लिए और किस तरह से हमें निरोगी रख सकता है, लेकिन त्रिफला के साथ साथ और किन चीज़ों का सेवन किया जा सकता है जिससे हम निरोगी रह सकें? दूध, दही और शाक फल, दलिया, खिचड़ी, खीर, गाजर, हलवा, शहद घृत, रखे स्वस्थ शरीर। क्या बात है। और बहुत सी चीज़ें हैं, त्रिफला ही नहीं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमें अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सूर्योदय से पहले उठना और जल्दी सोना। आज की डेट में क्या है कि हम लेट तो सोते हैं और लेट ही उठते हैं, जिसके कारण हमारा स्वस्थ शरीर नहीं है। और खान पान यदि हमें ठीक रखना है, स्वस्थ रहना है, तो खान पान को ठीक रखना ही पड़ेगा। दवाइयों से हम शरीर की रेजिस्टेंस पावर बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन स्थायी नहीं रख सकते। उसकी रेजिस्टेंस पावर के लिए हमें अपना खान पान, जीवनचर्या निश्चित रूप से ठीक करनी ही पड़ेगी। मेरी मॉम वो डॉक्टर के पास गई, तो जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते थे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। काफ़ी टाइम से ये कहावत सुनते आ रहे हैं, तो इस बार उनको डॉक्टर ने कहा एन आंवला अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आंवला हमारा प्योर विटामिन सी है और ये एक ऐसा हमारा फल है जिसको उबालने से भी इसकी एक भी प्रोटीन और विटामिन कम नहीं होते। सीजन में नवंबर हमारे यहाँ आ जाता है आंवला। अच्छा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये आंवला रहता है। यदि हम उस समय इसको ताजे को सेवन करें बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा आंवला फागुन मास का, फरवरी मार्च का माना जाता है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई, हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई च्यवनप्राश के लिए, या और इसको इतना तोड़ दिया जाता है कि फरवरी मार्च तक तो आते हुए बचता ही नहीं। लेकिन अगर हम फरवरी मार्च का आंवला सेवन करें वो सबसे अच्छा है, और इसको लेने से हमारी पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है। ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। और कहते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जो हम आंवले या त्रिफला से दूर ना कर सकें। आंवले से हमारी आँख की ज्योति बढ़ेगी, बालों के लिए बहुत अच्छा है। लोग तो इसको धोते भी हैं, बाल इसके चूर्ण से अपने बालों को। और वो डॉक्टर ने कहा है तो गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही बात है। तो आंवला का जो सेवन है वो आजकल कई तरीके से होने लगा है। कुछ लोग कच्चा आंवला खाते हैं, कुछ लोग आंवले का मुरब्बा खाते हैं, और कुछ लोग आंवले के रस का सेवन करते हैं। तो कौन सा बेहतर है तरीका आंवले के सेवन का? आंवला हरा 12 महीने तो मिलता नहीं, जैसा मैंने बताया अक्टूबर से मार्च तक मिलता है। जब तक हम हरा सेवन करें, उसके बाद मुरब्बा हम अपना डलवा करके 12 महीने सेवन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो डायबिटिक हैं, मुरब्बा सेवन नहीं कर सकते। यदि कम मात्रा में शुगर है तो उसको धो करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि मात्रा शुगर की ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि मुरब्बा ना खाएं, उसका चूर्ण ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो मतलब आपके हिसाब से अगर आंवले का चूर्ण का सेवन किया जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी। तो दर्शकों, आज हम जान रहे हैं त्रिफला और आंवला किस तरह से हमें निरोगी रख सकता है। लेकिन थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से भटक गई थी, फिर से वापस आना चाहूँगी। आपने अभी कुछ देर पहले एक कहावत कही थी जिसमें खीर, गाजर जैसे अपने कई पदार्थों का नाम लिया, तो एक घी भी आपने कहा, उसमें घी का सेवन भी हमें करना चाहिए। तो कुछ डॉक्टर्स तो घी के लिए मना करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या कारण है और उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऋचा जी, घी अब मार्केट में असली तो है नहीं, और गाय का घी सर्वोत्तम है। गाय में भी देसी ब्रीड तो हमारे यहाँ ख़त्म हो गई, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। और गाय का दूध, गाय का घी दोनों अमृत तुल्य हैं। लेकिन आज के परिवेश में हमारा शरीर निकम्मा हो गया, फिजिकल वर्क नहीं रहा। हर चीज़ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मेद जब हमारे शरीर खुद बनाता है तो हमको उसकी ज़रूरत है। घी यदि हम शरीर के अंदर नहीं जाएगा, नहीं लेंगे, तो हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होंगी, पाचन तंत्र भी कमज़ोर होगा और शरीर के अंदर चर्बी भी कम होगी। तो अगर हमारा फिजिकल वर्क पूरा है तो मैं ये कहूँगा कि घी की उसको आवश्यकता निश्चित रूप से है। और गाय और भैंस दोनों में अंतर है। हमारे शास्त्रों में कहीं भैंस का वर्णन नहीं है। भैंसे का तो है यमराज के साथ, लेकिन भैंस का नहीं है।
कृष्ण जी गैया तो चराते थे, उनका बहुत वर्णन मिलेगा कि वो माखन चोर थे और वो गाय को चराते थे। तो गाय मैं कह सकता हूँ कि हमारे लिए उतनी आवश्यक है जितना मकान, जितना खाना पीना। और हर भारतीय को कोशिश करनी चाहिए गाय रखे। आधी बीमारी तो उसकी गाय रखने से ही दूर हो जाएगी, क्योंकि उसका पेशाब, उसका गोबर दोनों एंटीबायोटिक का काम करती है, मच्छर वगैरह पास नहीं फटकते। और उसके घी से कहीं कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। भैंस के घी में कोलेस्ट्रॉल 12 से 13% है और गाय के घी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 3 से 4% है, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो मैं सबसे कहूँगा कि गाय का घी चाहे वो कितना ही महंगा मिले, अमृत तुल्य है, उसको प्रयोग जरूर करें। और बाजार का घी जिसमें चर्बी मिक्स है उसको अवॉइड करें और फिजिकल वर्क जरूर करें। सुबह कम से कम 4 से 5 किलोमीटर घूमना यदि रखेगा तो हमको ये नहीं पता लगेगा कि वो घी हमारे शरीर में कहाँ गया। हम फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल तो निश्चित रूप से बिना घी के भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वैद्य जी, घी के बारे में आपने बहुत अच्छा कहा और कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हम अगर ज़्यादा जीना चाहते हैं, आयु हम ज़्यादा चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, तो शरीर में चिकनाहट का होना बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ घी मक्खन से होती है। लेकिन दर्शकों, फिलहाल टाइम है हमारे वैद्य जी के एक पेशेंट से मिलने का, जिन्होंने वैद्य जी से ट्रीटमेंट लिया और आज बिल्कुल ठीक है। आइए देखते हैं और जानते हैं क्या थी उनकी बीमारी और किस तरह से वैद्य जी ने उन्हें ठीक किया। आइए देखते हैं। मैं कुसुम राजपूत, मोहल्ला मकबरा, नजीबाबाद की रहने वाली हूँ। मुझे 18 साल से पेट की बहुत बड़ी समस्या थी। मेरे पेट में हमेशा बहुत दर्द रहता था। मैंने जोलीग्रांट, देहरादून, हरिद्वार के भी और बहुत डॉक्टरों को दिखाया और नजीबाबाद में भी काफ़ी इलाज कराया। मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिला। फिर मुझे किसी ने वैद्य जी का नाम बताया। फिर मैं उनके पास गई और उन्होंने मेरा इलाज किया। उन्होंने कहा आपका इलाज लंबा चलेगा, लेकिन मेरे पेट की समस्या 4 महीने में ही ठीक हो गई। और वैद्य जी ने आगे दवाई खाने के लिए मुझे मना कर दिया, क्योंकि मुझे अब कोई समस्या नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और वैद्य जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो वैद्य जी, आप भी मिल लिए अपनी पेशेंट से। कुसुम राजपूत जी थी हमारे साथ। हमारी टीम ने इनसे बात की और इन्होंने बताया कि किस तरह से इनको क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह से आपने इनका ट्रीटमेंट किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इनको एक्चुअली था क्या और किस तरह से आपने इनको ट्रीटमेंट दिया। कुसुम जी बहुत समय से पेट की बीमारी से पीड़ित थी। जब मेरे पास आई तो उनकी पेट की समस्या काफ़ी विकट थी। मैंने उनको एक ही बात कही थी, हरड़ बेड़ा आंवला, चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए, निर्मल काया होए। लेकिन आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि लगभग हर जगह पानी इन्फेक्टेड है। उनको इस बात का मैंने सेवन करवाया, साथ ही साथ ये देखा कि उनको ये दिक्कत आई क्यों। आज हमारे समाज में हर जगह पानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड आ रहा है और हर आदमी, चाहे वो कितना ही योगा कर रहा हो, कितना ही घूम रहा हो, कहीं ना कहीं गैस से और पेट की बीमारी से पीड़ित जरूर है। ये इन्फेक्शन हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को डाउन कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पानी उबला हुआ या फिल्टर, उसी पानी का सेवन करें। बाजार की चीज़ों का सेवन कम से कम करें। ये महिला बहुत सज्जन है और अपनी गृहस्थी के चक्कर में इस कदर इन्वॉल्व थी, उन्होंने चाहकर भी अपने पति पर, अपने बच्चों का तो बहुत ध्यान रखा, लेकिन अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण उनको पेट में दर्द, पेट में सूजन बहुत लंबे समय से चली रही। एक कारण कब्ज़ भी था, उनको कब्ज़ बहुत ज़्यादा थी और पानी की मात्रा वो बहुत कम लेती थी। तो मैंने उनको पानी के बारे में बताया कि पानी का सेवन ज़्यादा करें और साथ ही साथ हरी सब्जियां और सलाद, इनके सेवन से हमारे शरीर में पानी की भी पूरी पूर्ति होती है। इस चीज़ को बढ़ाएं। उन्होंने इस चीज़ का सेवन किया, थोड़ी साथ में मेरी दवाई का प्रयोग किया, दिनचर्या नियमित करी, सुबह घूमना नियमित करा और पानी उबला हुआ, सिर्फ उबला हुआ पीना शुरू किया। जिस क्षेत्र में वो वहाँ रहती हैं उस क्षेत्र का पानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, उसमें पानी में थोड़ी तेल की बू सी आती है। तो ऐसी जगह हमें इस तरह के पानी से बचना चाहिए। ख़ास तौर से हमें गर्मियों में पोखर का, तालाब का या दूषित पानी ये नहीं पीना चाहिए। और बाज़ारू मिठाइयाँ जो खुली रहती हों, जिनमें मक्खियाँ बैठती हों,
या कटे हुए फल इनको नहीं खाना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आज वो बिल्कुल ठीक है। तो आपने अपने तरीके से या अपनी जो भी आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ आपने इनको प्रेफर की और क्या क्या चीज़ आपने इनको अवॉइड करने को कहा? इनके शरीर में खून की भी कमी थी, मैंने इनको पंचामृत लोमंडूर दिया। दूसरा, पेट में इन्फेक्शन ज़्यादा था, एक दवाई हम बनाते हैं मेदनाशक गोधनवटी, गोमूत्र से बनती है, उसमें हरड़, बेहड़ा, आंवला, नागरमोथा, भुई आंवला, काली जीरी, कुटकी, इन सब का घन है और इसमें लगभग हम 5 से 6 गुना गोमूत्र डाल करके उसको उबालते हैं। छान करके जब नीचे कंसंट्रेट उसकी रबड़ी सी रह जाती है उसकी गोली बनाते हैं। ये कल्प के लिए भी बहुत अच्छी है और ख़ास तौर से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और लीवर, इसके लिए बहुत अच्छी है। लीवर फंक्शन एक्टिवेट हुए, मल उनका पास आउट हुआ, आंतों में सूजन कम हुई, तला हुआ उन्होंने बंद किया, आंतों को और लीवर को काम कम से कम करना पड़ा, निरोग जल्दी हो गई। खान पीन के साथ साथ परहेज अनिवार्य है। जी बिल्कुल सही कहा, परहेज बहुत ज़रूरी है। और अब कुसुम की तरह के कई ऐसे हमारे दर्शक होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनसे यही कहूँगा कि खान पान अपना नियमित करें और दिनचर्या भी व्यवस्थित करें। और दवाई से बीमारी तो ठीक हो सकती है, लेकिन वो हमें उस कारण को भी दूर करना चाहिए जिस कारण से बीमारी बन रही हो। अगर हम उस कारण को ठीक नहीं करेंगे तो बीमारियां दोबारा से आएंगी। तो उन कारणों को दूर करें, दिनचर्या नियमित करें, खान पान अच्छा रखें, ताज़ा फल खाएं, ताज़ी सब्जी खाएं, सीजन की खाएं और तला भुना मैक्सिमम अवॉइड करें। तो हम ये सोचते हैं, समझते हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ होगी। सकती। वैद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देते हैं और आप भी चाहते हैं कि वो निरोगी रहें। तो दर्शकों, अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है या फिर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके वैद जी से बात कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली उनसे मिलना चाहते हैं तो वैद जी का पता है दर्शकों, फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, क्योंकि समय हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम कुछ और देर गुफ्तगू करें। हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।